गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 1 मार्च का एडिशन। एक बैकग्राउंड में आपको दे देता हूँ सबसे पहले कि जैसे फेब अब एंड हो गया है तो दिसंबर क्वार्टर की बहुत सारी न्यूज अब आएंगी। दिसंबर क्वार्टर का मतलब हुआ कि Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 इसकी न्यूज आएंगी, क्योंकि 1 मार्च तक जनरली रिपोर्टिंग करनी होती है, मतलब नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर अंदर। तो बहुत सारी कंपनीज रखी हैं, तो आज काफी सारी न्यूज इससे रिलेटेड है। इसके अलावा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। इकोनॉमी ग्रोज एट अ स्लोअर पेस ऑफ 4.4% इन दिसंबर क्वार्टर। ये वही न्यूज है दिसंबर क्वार्टर की। इकोनॉमी के ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज है। आपका एक्सपेक्टेड था कि मतलब जो दो एक्सपेक्टेशंस थी। इकोनॉमिक टाइम्स ने एक अपना पोल कराया था, जो इकोनॉमिक टाइम्स हम पेपर पढ़ रहे हैं, इन्होंने एक पोल कराया था, उसके अंदर काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, वो मीट नहीं हो पाए। बट उससे आरबीआई की जो आपकी Q3 के ग्रोथ नंबर से एक्सपेक्टेशन थी वो मीट हो गई है, और ग्रोथ आपकी टोटल 4.4% पर रही है, जो कि लास्ट ईयर की कंपैरिजन में देखें, यानी लास्ट ईयर में आप भी देख सकते हैं 9.1% वाला, या आप अगर सिर्फ क्वार्टर की बात करते हैं तो 6.3% एंड 4.4% रहा है। तो पिछले क्वार्टर में आपका 6.3% था, Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023 में। तो उससे कम होके आपका 4.4% ही रहा है इस क्वार्टर में। इसके अलावा आपकी एक और चीज है कि क्यों ये हुआ है, तो अनफेवरेबल बेस की कंडीशन बोली जा रही है। इसके अंदर ये होता है कि आप क्या चीज के बेस पे बनाते हैं, मतलब लास्ट ईयर के बेस पे अगर कंपेयर करके बनाते हैं तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो लास्ट ईयर हुए, कोविड था, जो थर्ड वेव है एक्सेट्रा, तो उसके बाद ये कंपेरेबल नहीं रहता है। तो ये चीज है। इसके अलावा अब यहाँ पर आगे चलते हैं न्यूज पर। होप इट डजंट मेक अ सेकंड पैंडेमिक टू बिल्ड राइट टूल्स। बहुत बेसिक न्यूज है। एक क्या हुआ है कि इकोनॉमिक टाइम्स ने बिल गेट्स का एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन किया है, उसके कुछ हाइलाइट्स में से यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। पूरा इंटरव्यू ये भी आगे दिया हुआ है 16 पर। इसके अंदर बोला है कि हमें हेल्थ सेक्टर के अंदर पूरे और ज्यादा टूल्स और इंस्टीट्यूशंस चाहिए, ताकि हमें कोई भी फ्यूचर पैंडमिक अगर आता है उसके अंदर हम एफिशिएंटली डील कर सकें। तो बहुत बेसिक न्यूज़ है, आप चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, मैंने पूरा ये गो थ्रू करके ये पॉइंट निकाला है, और मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो और मैं आपको बताऊं इसके अंदर। एसएपी टू डबल इंडिया इन्वेस्टमेंट इन 5 years। एसएपी आपकी एक इन्वेस्टिंग फर्म आप बोल सकते हैं। एसएपी एस ए इसका पूरा नाम है, एसएपी एस ई, जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा एसएपी एस ई जो लिखा है। इसमें क्या है कि यहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर सेशन हुआ है क्रिश्चियन क्लीन का, जो कि इसके चीफ एग्जीक्यूटिव है। अब यहाँ पे एसएपी एसई का पहले मतलब समझते हैं। एसएपी आपकी कंपनी है, यूरोपियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनी है बेसिकली। एंड एसई नाम से जैसे इंडिया के अंदर पब्लिक कंपनी होता है, वैसे ही वहां पे एसई बोला जाता है। एसई मतलब आपका एक पब्लिक पब्लिक कंपनी जो कॉर्पोरेट लॉ या ये सब मतलब अबाइड करती हो। जैसे यहाँ पे अगर आप बैंक्स की बात करें तो शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स की टर्म चलती है। शेड्यूल्ड बैंक्स का मतलब होता है जो आरबीआई के सेक्शन 8 से अबाइड कर रहे हैं, एंड नॉन शेड्यूल्ड होते हैं जो उससे अबाइड नहीं कर रहे। अबाइड मतलब फॉलो नहीं कर रहे हैं उसको। तो इस तरीके से शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड में जो डिवीजन होता है, वहाँ पे कंपनीज के अंदर सोसाइटी, यूरोपास और दूसरे कैटेगरीज के अंदर डिवीजन होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सोसाइटी यूरोपास के एग्जांपल्स के अंदर भी आपको एसएपी देखने को मिलेगा। एसएपी ने 2000, ये काफी पुरानी कंपनी है, पर 2005 के अंदर इन्होंने खुद को सोसाइटी यूरोपास की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लिया था, चेंज कर लिया था। अब यहाँ पर एसएपी एस ए जो है, इनका क्या है कि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म भी है सॉफ्टवेयर कंपनी होने के साथ साथ। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी इंडिया के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये चाहते हैं कि नेक्स्ट 5 साल के अंदर ही डबल कर देंगे। बहुत ज्यादा खुश हैं उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से। एंड यहाँ पर इन्होंने देखा है कि इट इज ऑल्सो हेल्पिंग लार्ज ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस मोर मूव पार्ट्स ऑफ देयर बिजनेसेस हेयर। मतलब बेसिकली China+1 जैसी पॉलिसी है, जो China+1 के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब क्योंकि चाइना के जियोपॉलिटिकल रिलेशंस बहुत सारी कंट्रीज से खराब है, तो कंट्रीज क्या चाहती हैं कि जो भी अपने प्रोडक्शन के ऊपर चाइना पे डिपेंडेंट है, क्योंकि चाइना एक पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो उनको एक ऐसी कंट्री भी मिल जाए कि अगर कल को चाइना से ट्रेड खराब हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो उस कंट्री में मूव कर सके। तो इंडिया क्योंकि मतलब जियोग्राफिकली भी काफी पास है चाइना के, मतलब बिल्कुल ही पास है, एंड मतलब चीप लेबर भी है, रॉ मटेरियल भी है, और मैन्युफैक्चरिंग की एक जितनी भी रही है हिस्ट्री भी रही है। तो उन सब चीजों की वजह से China+1 पॉलिसी के अंदर इंडिया बहुत अच्छा कैंडिडेट बन जाता है। इसीलिए ही काफी सारे बिजनेसेस यहाँ पे मूव कर रहे हैं, चाहे आईफोन की प्रोडक्शन हुई या फिर टेस्ला की प्रोडक्शन हुई।
तो ये चीज़ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, पॉलिटिक्स का पेज है, 2 दिन स्किप करेंगे। अच्छा, मनीष सिसोदिया को यहाँ पर वो कर गया था, मतलब उनको जेल में ले गए हैं और उन्होंने अब रिजाइन भी, मतलब ले गए थे पहले एंड अब उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। आपसे मतलब बहुत सी बात थी, आपको काम आ जाए कभी। आगे चलते हैं, दिवगी टॉर्क ट्रांसफर सिस्टम्स लिमिटेड करके एक कंपनी है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना आईपीओ निकाला है, तो इसकी एक न्यूज है, थोड़ा बेसिक इसमें जान लेते हैं कि क्या क्या रहता है। अच्छा, पूरे आईपीओ के अंदर क्या होता है कि सेबी की बहुत सारी रेगुलेशंस को मीट करना पड़ता है, बहुत सारी। तो उसके अंदर एक रेगुलेशन ये भी है कि आपको अपने पोर्शंस बनाने होते हैं। जैसे आपका आईपीओ पूरा इतना बड़ा है, तो आईपीओ पूरे के अंदर आपको, जिसमें पीछे बना देता हूँ, आईपीओ आपको पूरा इतना बड़ा है, तो उसके अंदर आपको कुछ पोर्शंस बनाने पड़ते हैं। किस किस के लिए? क्यूआईबी के लिए सबसे पहले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, यानी कि जो आपके बैंक्स वगैरह ये सब हो गए। अब इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल पोर्शन, मतलब कि जो आपका नॉन इंस्टीट्यूशनल कंपनीज जो होती हैं, जो आपकी काम नहीं करती फाइनेंस के अंदर, जैसे दूसरी बड़ी कंपनीज हो गई, ये सब हो गया, अगर वो कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो। एंड रिटेल पोर्शन तो आप समझ गए कि रिटेल लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए। तो अब ये जो 3 पार्ट्स होते हैं, ये करे आपने अपने इसके अंदर। अब ये आपको मैंडेटरी करना होता है कि एटलीस्ट कितना हम पोर्शन किसके लिए रखना चाहते हैं। तो आप क्या होता है कि जैसे अगर आप मान लेते हैं रिटेल पर्सन है, आप बिडिंग लगाना चाहते हैं, तो आप ही 10% के अंदर ही बिडिंग लगा सकते हैं। आप, अगर आपके पास पैसा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप 15% ही खरीद सकते हैं, कि अगर बाकी सेक्शंस के अंदर बचेगा नहीं तो वो देंगे कैसे आपको 15%। तो हो सकता है कि बाकी सेक्शंस के अंदर बच जाए, बट जनरली नहीं बचता है। और इसीलिए आपको, जब आपको फिगर्स बाद में भी आती हैं कि आईपीओ हमारा 10 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया, या ये सब, ये तीनों की एवरेज फिगर होती है और वेटेड एवरेज फिगर होती है, टू बी प्रिसाइज। एंड आप तीनों की इंडिविजुअल फिगर भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिटेल का पोर्शन बहुत ज्यादा टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, तो आप मान के चल सकते हैं कि कंपनी का जो आपका लिस्टिंग होगी तब अच्छा परफॉर्म होगा। तो ये चीज होती है बेसिक। अब आगे चल, इसका प्राइस है आपका 25 इक्विटी शेयर्स का इसका लॉट है, एंड प्राइस पर शेयर 560 टू 590 पर इक्विटी शेयर है। तो ये आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, अराउंड 15,000 का ही आपका कोई भी आईपीओ रहता है। ये सेबी का ये भी एक मैंडेट है कि 15,000 से ज्यादा आपका कोई भी आईपीओ के अंदर फिगर ही नहीं कर सकता। मैक्सिमम 15,000 की इन्होंने लिमिट सेट करी हुई है। तो आगे चलते हैं, इसके बाद आपका न्यूज आती है, एक सेकंड, हाँ, यहाँ प्रिंट एड वॉल्यूम्स ग्रो 16% इन 2022। प्रिंट एड वॉल्यूम्स आपको समझ ही गए होंगे कि जो ऐसे पेपर्स के अंदर न्यूज रहती है, प्रिंट जो होता है। अब द प्रिंट मीडिया इंडस्ट्री इज ऑन स्ट्रॉन्ग रिकवरी पाथ एज एड स्पेस पर पब्लिकेशन इन 2022 ग्रो बाय 16%। यानी वो ये एड स्पेस, मतलब आपका टोटल एड से रेवेन्यू जिनको मिल रहा है वो 16% बढ़ गया। एड वॉल्यूम्स पर पब्लिकेशन हैव एक्सीडेड, यानी कि हर पब्लिकेशन, हर न्यूज़पेपर के पब्लिश होते टाइम, मतलब हर न्यूज़पेपर के अंदर कितनी एड वॉल्यूम रहती है, एड वॉल्यूम मतलब कितना ज्यादा एड्स रहते हैं, वो 2019 की फिगर से भी बढ़ गया है। अब आपको पता है कि 2019 के अंदर पैंडेमिक नहीं था, एंड 2020 के अंदर आ गया, उसके बाद 2022 तक रहा ऑलमोस्ट, एंड अब 2023 में नहीं है। तो अब जो भी कंपैरिजन किया जाएगा वो 2019 के फिगर्स को किया जाएगा। अब जो टाइम चल रहा है वो काफी सिमिलर टू 2019 आप कह सकते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि अब कोविड नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो हैं जो कोविड से बिल्कुल ही अफेक्ट हो गए थे, तो उनके अंदर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 2018 की फिगर से कंपेयर करके बताना कि वो पूरा अभी उतना कवर हो पाया है या नहीं हो। आगे चले तो मारुति सुजुकी इंडिया सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव said print companies to remain a popular medium due to a variety of factors such as low cover price and ability to deliver an original credible content। तो आज की डेट में अगर आपको लग रहा है कि प्रिंट मीडिया होता है क्यों है यूज, तो ये आपको उसका आंसर हो गया। ये आपकी मारुति सुजुकी इंडिया, जो आपको पता है कि खुद भी बहुत सारे एड्स देते हैं, ये इनके ही एक जो आपके सीनियर एग्जीक्यूटिव है मार्केटिंग एंड सेल्स के, इन्होंने बोला है कि बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि लो कवर प्राइस, मतलब लो कवर प्राइस वही है कि क्योंकि इसके अलावा इनके पास मीडियम है, जैसे टीवी के अंदर एडवर्टीजमेंट करना या ये सब, तो उनसे बहुत कम प्राइस है फिर भी। एंड द एबिलिटी टू डिलीवर ओरिजिनल एंड क्रेडिबल कंटेंट, यहाँ पे क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जो आप दिखाना चाहते हैं वही उस तरीके से ही आपको प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। टीवी के एड्स को भी डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर लिया जाता है, तो वो भी बहुत क्रेडिबल या ऐसे नहीं रहता है। तो ये चीज हुई यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, इस पेज के ऊपर आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, आपको यहाँ पर एक
इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, आपको पढ़ना है इस आर्टिकल को। ये जो यहाँ पे पूरा आर्टिकल है इसको पढ़ना है आपको। इसके अंदर आपको एक चीज मिलेगी कि टॉप एड कंपनीज कौन सी हैं, 2 कंपनीज आपको बतानी है। कमेंट करेंगे और जिसका अगर सबसे जल्दी अगर आ जाता है, किसी का कमेंट एक्सेप्शनली जल्दी आ जाता है एंड अगर आपको किसी का कमेंट सही लगता है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो जिससे सबसे ज्यादा लाइक्स होते हैं उनको मैं कुछ आपका एक टोकन की पेमेंट करूंगा, छोटी सी, एंड इट इज अ गिफ्ट आप कह सकते हैं, गिव अवे कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो आप कमेंट करें और मैं आपको टेलीग्राम पे कोऑर्डिनेट कर लूंगा कि आपको कैसे तो ट्रांसफर करना है। बट हाँ, क्वेश्चन इज कि कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा एड प्रिंट कराती है। ये इसके अंदर दिया हुआ है, आपको कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर आपको 2 कंपनीज मिलेंगी। इंडिया इनकॉर्पोरेटेड लाइकली टू रोल आउट 9.5% इंक्रीमेंट सर्वे। इंडिया ने आपका 9.5% इंक्रीमेंट का मतलब है सैलरी के अंदर जितना इंक्रीमेंट जनरली देने वाले हैं लोग, वो 9.5% के करीब करीब आ जाएगा। जो कि अगर आप इसको पढ़ते हैं तो बेसिकली कह रहे हैं कि जितना पहले होता था 2019 के अंदर, ये उतना ही होएगा। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, आर सेट टू कंटिन्यू विद प्री पैंडेमिक लेवल। प्री पैंडेमिक मतलब पैंडेमिक से पहले इंक्रीमेंट्स इन द रेंज ऑफ 9 to 9.5% इन दिस ईयर। तो आई होप आपको पूरा क्लियर होगा। Salary increase in sectors such as technology, healthcare services and global capability centers. ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आप मोटा मोटा मान सकते हैं कि कंसल्टिंग की बात हो रही है। काफी सारे इसके अंदर वही कंपनीज आती हैं। आर ऑल्सो बेटर देन एक्सपेक्टेड, तो ये भी एक्सपेक्टेड से ऊपर सैलरी के अंदर प्रमोशन दे रहे हैं। While some sectors like e-commerce have decreased the forecast to 7 to 8%। तो ये ई कॉमर्स के अंदर तो वैसे भी इतनी जॉब ले ऑफ वगैरह हो रही है और उसके अलावा 7 to 8% का ही इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छी न्यूज आ रही है इसके बाद। टाटा पावर थ्री अदर्स इन फ्रे फॉर पीटीसी इंडिया स्टेक। पीटीसी इंडिया आपकी एक इंडिया की कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। इसका आपका नाम है, पूरा फुल फॉर्म है पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। पावर मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की ये कंपनी है, पब्लिक ओन्ड कंपनी है। इनका क्या है, टाटा मतलब इन्होंने गवर्नमेंट ने इनका एक स्टेक सेल निकाला था। स्टेक सेल मतलब ओनरशिप बेच रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं इनके। तो उसके ऊपर टाटा पावर और 3 और कंपनीज, इनका नाम है जेएसडब्ल्यू एनर्जी, ग्रीनको एंड टोरेंट ग्रुप, इन तीनों ने इसके लिए अप्लाई किया है। एक काफी अच्छा एक और पॉइंट है कि अदानी ग्रुप, जो कि एक्सपेक्टेड था कि अप्लाई करेगा क्योंकि ये काम करता है इसके अंदर अदानी पावर के साथ, तो उन्होंने इसके अंदर अप्लाई नहीं किया है। एंड अप्लाई करने का मतलब क्या होता है ये भी आपको इसमें समझ में आएगा। एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नाम की स्टेटमेंट होती है, जैसे यहाँ पे लिखा है एंड ऊपर भी लिखा है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आपकी एक स्टेटमेंट या एप्लीकेशन है जिसके बेसिस पे आप किसी भी अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हैं किसी डील के अंदर। तो यहाँ पर ये इन्होंने सबमिट किया है फॉर पीटीसी इंडिया। एंड इन फ्रेम मतलब होता है इन लाइन नहीं है, इसके वोकैबुलरी है। द सक्सेसफुल बिल्डर कुड गेन कंट्रोल ऑफ द लिस्टेड पीटीसी इंडिया एज वेल एज पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। ये आपकी दो उसकी सब्सिडरीज हैं, लिस्टेड हैं दोनों। और मतलब बेसिकली दो उसकी सब्सिडरीज नहीं है। ये जो फाइनेंशियल वाली सर्विसेज वाली कंपनी है, ये मेन वाली कंपनी जो पीटीसी इंडिया है लिस्टेड है, ये भी इसकी सब्सिडरी है। तो वो दोनों कंपनीज का आपका कंट्रोलिंग स्टेक ले सकता है। कैसे ले सकता है, क्योंकि आपके इसको जो जो स्टेक अपना बेच रहे हैं, तो अगर स्टेक कोई खरीद रहा है, इसका मतलब है सीधी सी बात है कि कोई बेच रहा है, चाहे वो प्रमोटर हो चाहे कोई भी हो। तो प्रमोटर्स हैं इसके अंदर 4 कंपनीज, डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट की है सारी। एनटीपीसी, एनएचपीसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीजीसीआई। ये आपका टोटल मिलाकर 16% होल्ड करती है। और इसके अलावा एक आपकी प्राइवेट फर्म है, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर है जो भी है, जो कि दामोदर वैली कॉर्पोरेशन है, जो 3.3% ओनरशिप ओन करता है। तो अब अगर ये अपना पूरा पूरा स्टेक सेल कर रहे हैं तो इसके अंदर 16% और 3.3 अगर मिल जाए किसी को तो 19.3 आपका हो जाएगा। इसके अंदर टोटल 20% के आसपास स्टेक आ जाएगा। एंड आई होप वो पूरा क्लियर होगा। कैसे कंट्रोलिंग स्टेक बनेगा, कंट्रोलिंग स्टेक के लिए आपको चाहिए होता है कि आपका सबसे ज्यादा शेयर हो, क्योंकि कुछ भी वोटिंग होगी तो आप अपना वोट अपने फेवर में कास्ट कर देंगे और आप जीत जाएंगे। तो ये इस तरीके से आपको कंट्रोलिंग स्टेक मिल जाता है। एंड अगर 20% होगा तो मेरे को नहीं लगता कि इसके अलावा कोई शेयर होल्डर है जो इससे ज्यादा परसेंटेज होल्ड करता है। आप चाहें तो एक बार गूगल कर सकते हैं एंड अगर मैं गलत हूं तो मुझे बता भी देना कमेंट सेक्शन के अंदर। आगे चलते हैं। इसके अंदर लिखा है कि एयरटेल बीट्स जियो अगेन इन रेवेन्यू शेयर एडिशन। तो यहाँ पर वही है बेसिकली, भारतीय एयरटेल ने आपका फिर से रेवेन्यू शेयर के अंदर, रेवेन्यू शेयर मतलब होता है टोटल मार्केट में कितना रेवेन्यू रहा उसके अंदर आपका कितना शेयर बना। तो उसके अंदर इन्होंने एयरटेल ने वापस बीट कर दिया जियो को, पहले भी बीट किया था। एयरटेल का आपका टोटल रेवेन्यू जो था उसके अंदर 26 बीपीएस का इंक्रीज आया। 26 बीपीएस का मतलब होता है 0.%। अब ये रेवेन्यू की बात नहीं हो रही है, ये मार्केट शेयर की बात हो रही है। मार्केट शेयर के अंदर इनका इंक्रीज रहा
0.26% का, और 36.2% पूरा मार्केट का रेवेन्यू एयरटेल के पास आया, जो कि जियो के पास 41% था। अब ये जो आपको लग रहा होगा कि बीट कैसे किया, बीट करना मतलब होता है इंक्रीज के अंदर बीट किया। तो यहाँ पर इनका सिर्फ 26 पॉइंट मतलब बेसिकली 26 बीपीएस से बढ़ा है, तो 0.26% से बढ़ा है। एंड यहाँ पर इनका सिर्फ 0.112% से बढ़ा है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड हो गया। एंड द आरएमएस भारती एयरटेल ग्रैब रेवेन्यू मार्केट शेयर, आरएमएस जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है रेवेन्यू मार्केट शेयर, यानी मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू। अब मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन भी हो सकता है, अगर आप सोच रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मार्केट शेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि आपका पूरे मार्केट की वैल्यू कितनी है, पूरे मार्केट को अगर कोई खरीदना चाहता है हर कंपनी को, तो कितने पैसे में खरीद सकता है, उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी, यानी आपकी कंपनी को कोई खरीदना चाहे तो कितने में कर सकता है, तो वो आपका होता है मार्केट शेयर का कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। बट ये आपका रेवेन्यू के बेसिस पे हो रहा है। नाउ फॉर द सेकंड टाइम इन अ रो इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, ये आपको पता चल रहा होगा। अब इसके दो चीजें यहाँ पे जिम्मेदारी बोल रहे हैं, इसके अंदर एक तो है कि ओडिशा और हरियाणा के अंदर इन्होंने प्रीपेड जो इनके प्लान्स होते हैं, इनके रेट्स को बहुत ज्यादा हाई कराया है। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने जो इनके रूरल मार्केट्स हैं, इनका शेयर बहुत ज्यादा बढ़ा है। एक काफी अच्छा पॉइंट आपको निकल के आता है, रेवेन्यू मार्केट शेयर ग्रोइंग फास्टर इन बीएनसी सर्कल्स दैन इन मेट्रोज एंड ए सर्कल्स, यानी कि जो एयरटेल का नेटवर्क है वो बीएनसी यानी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज एंड टीयर 1 सिटी। तो ये काफी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है एयरटेल के अंदर कमिंग ईयर्स के अंदर, कि जियो आपका मतलब मे बी बाकी एरियाज के अंदर स्पेशलाइज कर जाए, बट इंडिया पर नहीं पहुंच है। तो ये चीज है यहाँ पर। अब यहाँ पर जियो 5G रोल आउट लाइकली टू बी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट। काश अंबानी, यहाँ पर क्या है, काश अंबानी इनके अब सीईओ है रिलायंस जियो के, तो इनकी एक स्टेटमेंट है कि ये जो आपका ट्रू जियो करके इनका जो कैंपेन है, ट्रू 5G सर्विसेज, ये आपका आपका लॉन्च हो जाएगा 2023 दिसंबर तक पूरे ऑल ओवर इंडिया। एंड ये फास्टेस्ट रोल आउट होगा पूरे इस मतलब पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जियो के रोल आउट के लिए, क्योंकि वैसे भी इंडिया बहुत ज्यादा बड़ा है एंड जियो का मतलब 5G का रोल आउट इतना फास्ट बेस पे कहीं पे हुआ भी नहीं है। अब मैं ये जो ट्रू 5G है, इससे रिलेटेड एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि आपके 5G जो होता है, ये आपके दो तरीके से आप सप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके से बेसिकली इसके टेक्नोलॉजी वर्क करती है। एक होता है आपका एसए स्टैंड लोन, एक होता है आपका एनएसए नॉन स्टैंड लोन। तो अब मैं आपको बहुत बेसिक इसका ब्रीफ देता हूँ, अगर आपको ये पता है या आपको ये नहीं जानना है तो आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है। अब होता क्या है, नॉन एसए 5G में ये आपका ट्रू 5G नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि एयरटेल इसी पे वर्क कर रहा है एंड काफी सक्सेसफुल है, एंड जियो इस पे वर्क कर रहा है। ये आपका होता है बिल्कुल कोर 5G, बिल्कुल कोर 5G। ये होता है आपका काम चलाओ 5G टाइप, आप इसको बोल सकते हैं। कनेक्टिविटी में अगर आप पूछेंगे मुझसे स्पीड का कोई डिफरेंस है, तो जी हाँ है। अगर कोई कभी कभी हो सकता है आपको 5G लेने के बाद 4G की स्पीड मिलेगी एनएसए के अंदर, तो हाँ ये भी हो सकता है, जो इसके अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या, एनएसए के अंदर क्या होता है कि ये तो आपका डिवाइस है। अब इसके अलावा आपकी दो चीजें होती हैं आपके कनेक्शन के अंदर। आप जब रिचार्ज भी कराते हैं तो दो चीज देखते हैं, एक आपका डेटा प्लान कितना मिल रहा है, यानी मोबाइल डेटा कितना मिल रहा है, दूसरा आपका कि कॉलिंग की सर्विसेज कितनी मिल रही है। तो अब जो ये यहाँ पर काम करेगा वो इस बेसिस पे करेगा कि 4G LTE रेडियो, मतलब आपका एक 4G का जो रेडियोज अभी लगे हैं, जो 4G का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है इंडिया के अंदर, उसी पैकेट कोर के ऊपर, पैकेट कोर मतलब जो कंपनी से आपके पैकेट्स डिलीवर होता है, पैकेट्स मतलब जैसे आपका जो इंटरनेट होता है वो पैकेट्स के अंदर ऑपरेट करता है, तो पैकेट्स के अंदर यहाँ पर आते हैं इंटरनेट एंड आपको एलोकेट हो जाते हैं जितना आपका सब्सक्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग। तो इसके पैरेलल में एक नया रेडियो लगा दिया जाएगा, 5G रेडियो। एंड जैसे जैसे पैकेट्स आएंगे उस पर डिपेंड करेगा कि 5G वाले पैकेट्स आ रहे हैं तो वो यहाँ से आपको चैनल हो जाएंगे, एंड अगर 4G वाले आ रहे हैं तो यहाँ से आपको चैनल हो जाएंगे। अगर कोई एरिया आपका ऐसा है कि जहाँ पे 5G के अंदर ज्यादा लोग हैं ही नहीं, ज्यादा लोग ले ही नहीं रहे हैं, तो वो वहाँ पे 4G की सप्लाई बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपका एनएसए वर्क करता है। एंड इसमें ये हो सकता है कई बार कि आपका 5G का जो, क्योंकि 5G के जो वो होते हैं या जो 4G के एक्चुअली वो होते हैं रेडियो सिग्नल्स होते हैं, वो आपके 5G में भी कंपैटिबल होते हैं। तो आपके हो सकता है 5G के आपके पैकेट्स ही यहाँ से आपको डिलीवर हो रहे हैं 4G के पैकेट्स। बट होता क्या है इसके अंदर, अब स्टैंड अलोन 5G के अंदर 4G का जो पैकेट कोर होता है वो आपका 4G के रेडियो से आता है आपको,
एंड जो 5G का कोर होता है वो अलग 5G से ही आता है। तो अब आपको अगर आ रहा है, अगर 4G का आ रहा है, 4G आपको सिर्फ आएगा कॉलिंग के लिए, एंड आपको 5G मिलेगा सिर्फ और सिर्फ डेटा के लिए। एंड ये फ्यूचर में ये पूरा इवॉल्व करके 5G से ही आपका कॉलिंग का भी डिलीवर करने लग जाएंगे पूरा नेटवर्क। तो आज की डेट में NSA एंड SA के ये डिस्टिंक्शन है कि एयरटेल मेनली इस पे वर्क करता है एंड जियो इस पे वर्क करना चाह रहा है। तो ये चीज है, इसके अंदर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये सिर्फ 5G का न्यू रेडियो लगाने की जरूरत पड़ती है अगर आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एंड यहाँ पर आपको पूरा सिस्टम सेटअप करने की जरूरत है। 5G कोर का मतलब आप समझ रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर जितने इनके 4G के टावर्स हैं उतने ही 5G के अभी और टावर्स लगेंगे, तब इतना ज्यादा उस स्केल पे जाके ये नेटवर्क बन पाएगा। तो आई होप आपको पूरा इसका स्केल भी क्लियर हो गया होगा एंड ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मुंबई सीज बेस्ट फेब इन स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन दस प्रॉपर्टी डील सर्च। यहाँ पर क्या है बेसिकली कि मुंबई के अंदर आपको वैसे ही पता है कि कंट्री का लार्जेस्ट एंड काफी एक्सपेंसिव पूरा रियल एस्टेट का मार्केट है। तो वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी का कलेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि वहाँ पे रेट्स भी बहुत ज्यादा हैं। तो उसकी परसेंटेज अगर निकालते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और फेब्रुवरी के अंदर बहुत ज्यादा इनका रिकॉर्ड हाई रहा है मंथ का स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन की बात करेंगे तो। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन ये 6% बढ़ गए, आपके 9537 टोटल डील्स हुई हैं। एंड जो आपका स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन है वो आपका 60% बढ़कर आपका 1103 पर पहुंच गया। हालांकि अगर आप नंबर ऑफ ईयर मतलब ये तो आपका लास्ट उससे कंपेयर कर रहे हैं, जनवरी से कंपेयर कर रहे हैं, बट अगर आप पिछले साल की फरवरी से कंपेयर करते हैं तो हालांकि एक डिक्लाइन देखने को मिला है स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन के अंदर है या नंबर ऑफ डील्स के अंदर, जो कि आपका 8% का डिक्लाइन है। तो आपको ये बेसिकली ये न्यूज है और ये पिछले साल से 80% हाई है, मतलब इतना कम रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी 80% हाई आपका अमाउंट चल रहा है। तो ये चीज है, आपको अगर ये क्लियर होगा वो पूरा तो आप लाइक कर दें वीडियो को, एंड अगर आपको कोई भी डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी मतलब डाउट रहता तो आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कमेंट करने में थोड़ा ठीक नहीं लगता है। एंड दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड एक इंस्टाग्राम पेज है हमारा, उसको आप जरूर से फॉलो कर लें, उसके ऊपर आपको जल्दी अच्छा कंटेंट मिलने वाला है जो आपका मतलब वर्थ द टाइम होगा। दैट इज इट, थैंक यू मच।